Namaste सभी scholars को welcome everyone to the Breaking Barriers webinar series 2025-26 for the first episode, which is conducted by Center for Civil Society or PNG Shiksha Betiya Scholarship Project under the PNG Scholarship Program of 2025-26. ये सीरीज स्पेशली आप सब बेटिया स्कॉलर्स के लिए डिजाइन की गई है ताकि आपको रियल लाइफ रोल मॉडल से सीखने का मौका मिले। आज का सेशन रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे बाद में आप यूट्यूब चैनल पे हमारे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के एक्सेस कर पाएंगे। स्कॉलरशिप के दो पिलर्स है। फर्स्ट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेकेंड इज द मेंटोरशिप। सो मेंटोरशिप के तहत हम ये ब्रेकिंग बैरियर्स वेबिनार सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको जो स्पीकर्स हमारे आते हैं उनकी एक होलिस्टिक जर्नी, उन्होंने कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। तो आज का ये सेशन भी उन्हीं पिलर्स में से एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। तो अब आते हैं हमारे स्पीकर की तरफ। टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेट दुनिया अक्सर इंटिमिडेटिंग लगती है, लेकिन हमारी आज की स्पीकर ये दिखाती है कि रेजिलियंस और पैशन और अडेप्टेबिलिटी के साथ आप हर बैरियर तोड़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए कुछ देखते हैं रीसेंट सच्ची कहानियां जो दिखाती है कि बदलाव आ रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है फॉर एवरी गर्ल इन टेक्निकल और स्किल बेस्ड फील्ड्स। सो फर्स्ट स्टोरी इज फ्रॉम IITI बहरमपुर उड़ीसा। तो IITI बहरमपुर उड़ीसा ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है जहां पे लड़कियों की एडमिशन्स अब 814 तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल बहुत कम थी। ये बताता है कि लड़कियां अब वो कोर्सेज भी चुन रही है जो पहले कंसिडर्ड किए जाते थे एज मेल डोमिनेटेड। नेक्स्ट स्टोरी इज गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ PMKVY, दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सॉरी कौशल्य विकास योजना ने स्पेशल फैसिलिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं, ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, प्लेसमेंट और पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, जिससे रूरल वुमेन और गर्ल्स को ट्रेनिंग एक्सेस बेहतर मिले। अप्रेंटिसशिप स्कीम्स भी है जिनमें फीमेल पार्टिसिपेशन जो 25.80% तक बढ़ चुकी है, जो पहले 22.979% ही था। सो ये स्टोरीज हमें प्रूव करती है कि अगर सिस्टम सपोर्टिव हो और अगर आप मेहनत करते हो तो बैरियर्स गिर सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं लेकिन आपके सोच, आपकी एम्बिशन इज वेरी अनलिमिटेड। सो फोकस ऑन योर एम्बिशन एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर टू आवर स्पीकर। सो आज हमारे साथ एक गेस्ट है जो एक यंग और डायनामिक प्रोफेशनल है, जो दिखाती है कि करियर सिर्फ डिग्रीज पे नहीं बल्कि लर्निंग और रेजिलियंस पे भी बिल्ड होता है। Anushi Singh currently works as a cloud engagement and experience manager at Oracle, जहां वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन और प्रोजेक्ट डिलीवरी हैंडल करती है। उनकी स्ट्रेंथ है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना और कस्टमर्स के साथ सीमलेस एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना। टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच वो एक परफेक्ट ब्रिज है। उनकी जर्नी एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करके, बायसेस का सामना करके और अपने पैशन को फॉलो करके आप एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल करियर बना सकते हैं। सो लेट्स वेलकम एंड गिव अ बिग राउंड ऑफ वर्चुअल अप्लॉज टू मिस Anushi. Anushi, handing over to you. Thank you. Thanks, Nehal. Um, uh, Hi all. Thank you for this opportunity कि मैं यहाँ बोल पा रही हूँ और आई होप कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोग थोड़ा भी इंस्पायर हो मुझसे। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगी कि मैं इस करियर में कैसे आई और क्या इंस्पायर किया मुझे। सो बेसिकली मैं आईटी में हूँ, जैसा स्नेहल ने बताया। आई एम वर्किंग इन ओरेकल राइट नाउ। तो आई जस्ट अब मैं इस जर्नी के गो थ्रू करूंगी आपको कि कैसे मैं इसमें आई और कैसे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, आप इसमें कैसे आ सकते हैं अगर किसी को आना है तो। ऑलराइट, स्नेहल आवाज सही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? ओके, ऑलराइट, ग्रेट। सो सो बेसिकली मैं 9th या 10th में होंगी तब मेरे को तब मेरे घर पे मतलब पहली बार कंप्यूटर आया था। तो फिर पढ़ाई मतलब एक दो बार कंप्यूटर पहले यूज किया हुआ था, क्लासेस होती थी बट ऐसे घर पे कभी नहीं था। सो जब कंप्यूटर आया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि ओके ऐसी भी दुनिया होती है, कंप्यूटर से हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो तभी से शायद एक
क्यूरियोसिटी अंदर आई कि शायद इसी फील्ड में कुछ करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना है। और मैथ्स अच्छी थी मेरी, तो मैथ्स और कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से कुछ अच्छा किया जा सकता है लाइफ में, ऐसा मुझे तब लगा था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे मतलब फिर तो रेगुलर स्टडीज ही हुई, नॉर्मल 9th 10th पास करी। उसके बाद फिर एक मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने एमसीए किया हुआ था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे कोडिंग वगैरह कुछ होती है जिससे हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, जिससे ऐसे आजकल दुनिया में सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोग्राम। तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या है, तो मैंने उनसे थोड़ी सी पढ़ाई, मतलब उन्होंने मुझे सिखाया थोड़ा बहुत, और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सब पढ़ के, प्रोग्राम्स वगैरह कोडिंग वगैरह करके। तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि ओके, दिस इज अ रियली गुड फील्ड और मैं शायद इसमें बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो वहां से एक फाउंडेशन स्टार्ट हुआ 10th से। और फिर जब मैं 11th 12th में आई तो मुझे पता था कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर ही लेना है, तो मैंने कंप्यूटर से पढ़ाई करी और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वो सब पहले से पता था, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, वहां पे जाके भी मेहनत करनी पड़ी, सीखा। सो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ही ली थी, तो ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड थे, वहाँ पे सारे प्रोफेसर्स वगैरह, कोडिंग करी, पढ़ाई करी, प्रोजेक्ट्स बनाए बहुत सारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बुक की नॉलेज और आप जो प्रैक्टिकल करते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो बुक से आप पढ़ाई करो, लेकिन जो भी आप करना चाहते हो उसका प्रैक्टिकल करो। अगर आप जिस भी फील्ड में हो, आप कंप्यूटर फील्ड में हो तो आप प्रोग्रामिंग करो, आप मैथ्स अगर आपके पास है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, रादर देन जस्ट स्टडीइंग फ्रॉम द बुक्स। आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे उन चीज़ों को, और हमेशा वो याद रहेंगी। तो तो ऐसी कॉलेज में पढ़ाई के बाद फिर कॉलेज प्लेसमेंट्स होती है, तो मेरा वहीं पे, मेरी फर्स्ट कंपनी इन्फोसिस थी, वो कॉलेज में ही आई थी। तो वहाँ पे मेरी पहली प्लेसमेंट हुई। और फिर ऐसे मतलब करियर की स्टार्ट इन्फोसिस से हुई। एंड देन पहुंचे इन्फोसिस, तो मतलब ऐसा लग रहा था तब तक कि ऐसे सब आता है, लाइक कॉन्फिडेंस एवरीथिंग। बट देन जब वहां पहुंचे तो समझ आया कि एवरीथिंग इज ब्लैंक। मतलब ऐसा लगता है दैट वी नो अ लॉट, बट देन पहुंच के, मतलब द पॉइंट इज कि मेहनत कभी नहीं रुकती है। हमें लगता है कि ये चीज अचीव हो जाएगी तो ऐसे सब रुक जाएगा, बट देन इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, तो वो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हमेशा। सो देन इन्फोसिस में बहुत इट वॉज, मैं फ्रेशर थी तो इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। फिर अच्छे मेंटर्स मिले लाइफ में, उन्होंने गाइड किया थोड़ा बहुत। जो फ्रेंड्स ऑलरेडी वर्क कर रहे थे उन्होंने गाइड किया। फिर धीरे धीरे, लाइक ऑन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years, समझ आया कि एग्जैक्टली होता क्या है, आईटी कितनी बड़ी फील्ड है और उसमें कितना कुछ करने को होता है। सब बोलते हैं कि आपको कोडिंग ही आनी चाहिए तभी आप आईटी में जा सकते हो, आपका ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बस एक सीखने की चाह होनी चाहिए, एंड कोई भी आईटी में काम कर सकता है। मतलब कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि रॉकेट साइंस है, बस अगर आप मेहनत कर सकते हो और आप सीख सकते हो। आजकल तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, मतलब चैट जीपीटी, यूट्यूब, रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं। और आपको बस एक, अगर आप दिन के 2 घंटे भी एक कोर्स कर रहे हो और उसकी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो तो भी इट हेल्प्स यू अ लॉट। So so yes, this is the journey. Like I started with Infosys, फिर धीरे धीरे switches होते रहे। So yeah, Infosys में भी मेरे को, मतलब 4 साल मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोडिंग बहुत अच्छी लगती है। फिर जब मैं इन्फोसिस पहुंची तो मेरे को लगा कि शायद लाइफ टाइम में एक सिर्फ कोडिंग नहीं कर सकती, मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के सिर्फ मैं कोड कर रही हूँ। आई थिंक वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए था। फिर मैंने देखा कि अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या रोल्स होते हैं जिसमें मुझे इंटरेक्शन करने का भी मौका मिले, मुझे क्लाइंट से भी बात करने का मौका मिले, एक्चुअली उनकी क्या बिजनेस प्रॉब्लम है वो समझ के उसको सॉल्व करने का टाइम मिले और मौका मिले। तो वो वैसे रोल्स देखे मैंने। तो जब मैंने इन्फोसिस छोड़ी तो मैंने एक टेक्नो फंक्शनल रोल में स्विच किया। बेसिकली एक ऐसा रोल जिसमें आप सिर्फ टेक्निकल साइड नहीं लेते हो, आप फंक्शनल साइड भी लेते हो। आप एक्चुअली बिजनेसेस से जाके मिलते हो और उनकी ग्राउंड लेवल पे इशू समझते हो कि ओके, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनका बिजनेस किस रीजन से काम नहीं कर रहा है, या क्या कौन से डिपार्टमेंट में इनको इशू आ रहा है, और आप उसको रियल वर्ल्ड में सॉल्व करते हो। आप समझते हो, कंसल्टेंसी करते हो, और देन यू प्रपोज अ सोल्यूशन कि अच्छा आप ये करोगे तो आपको इतना, आप ऐसे बेटर हो सकते हो, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ रोल मुझे चाहिए था और वो रोल फिर मैंने ब्रेक थ्रू किया
ऑफ कोर्स मेंटरशिप से लोगों को कैसे रीच आउट किया, लोगों को समझा कि एक्चुअली आप करते क्या हो जो सिमिलर रोल में थे। एंड देन अभी जिस रोल में मैं हूँ वो रोल ऐसे ही है कि मैं टेक्निकल प्लस फंक्शनल साइड में हूँ, तो मैं ऑन ऑन अ डेली बेसिस इंटरैक्ट करती हूँ अपने क्लाइंट से और समझती हूँ को उनको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और उसका सोल्यूशन देती हूँ कि आप ये कर सकते हो, और टेक्निकल सोल्यूशन भी हो सकता है वो, और फंक्शनल सोल्यूशन भी हो सकता है। तो आईटी में मतलब किसी भी फील्ड में आप जहाँ हो वहाँ ऑफ कोर्स बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बीइंग अ वुमेन में भी थोड़े ज्यादा आएंगे, बट द अल्टीमेट गोल इज कि सब सॉल्व हो जाता है, सब पार हो जाता है। लाइक हमें लगता है कि ये इशू मतलब बहुत बड़ा है, बट देन एज यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, तो विद योर हार्ड वर्क, अगर आप अपने काम के लिए ट्रू हो और आप अच्छे से काम करते हो, योर हार्ड वर्किंग, तो एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। कोई जो भी बाइसेस होंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको इस बेसिस पे बाइस कर रहा है कि लाइक आप एक लड़की हो और वहां पे वो भेदभाव कर रहे हैं, तो अगर आप फिर भी उस चीज को अपने हार्डवर्क से प्रूव कर दोगे तो वो दोबारा कभी नहीं होगा। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो और फिर भी आप इग्नोर हो रहे हो। देर आर चांसेस कि ऐसा होता है, बट बहुत कम परसेंटेज है। अगर आप हार्डवर्क करोगे वो दिख के आएगा, वो बायसनेस कम होगी। अल्टीमेटली हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे शायद ये चीज प्रेवलेंट है अभी भी, बट with your with your aim, hard work, you can achieve whatever you want, and सब biases वगैरह सब पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओगे। so अपने आप पे विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, और आपको दुनिया को प्रूव नहीं करना है, खुद को करना है, और खुद के लिए आप मेहनत कर रहे हो, और yes, like you can achieve whatever you want. So um, yeah, so yes, यही है at the end, my advice to all of you is नेवर थिंक कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मैं यहाँ से आती हूँ, मैं वहां से आती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग लोग कहीं से भी आके कुछ भी अचीव कर जाते हैं। यू लाइक यू आपको एक शहर से होने की जरूरत नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर जगह से होने की जरूरत नहीं है टू अचीव समथिंग। मैं भी एक बहुत ही छोटी जगह से थी, और यहाँ आके एक एक मल्टीनेशनल में काम करना जहाँ हर कंट्री से लोग होते हैं, ये मैंने शायद सोचा नहीं था कभी, बट वो हुआ विद टाइम। सो नेवर थिंक कि ये मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आप मेहनत करो, और बस यही एडवाइस है कि आज के जमाने में लाइक रिसोर्सेस इतने हैं, मतलब हर इंसान के पास एटलीस्ट एक फोन है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपके पास डेटा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक इतने रिसोर्सेस है। आप रील्स मत देखो, आप चैट जीपीटी खोल लो, आपको जो क्वेश्चन है आप उससे हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, वो सब बताते हैं। आप जेमिनी यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो। सो लर्निंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। Thank you So so much, Anushi. yeah. Do you want to like add something else? No, I think yeah, that's it as a journey. Yeah, I'll add in case I remember something. Okay. Thank you so Thank much. you. So, moving on, Anushi, thank you so much for sharing. आपकी कहानी एक रिमाइंडर है कि हाउ ग्रिट और माइंडसेट करियर को कैन शेप द करियर। इसीलिए कॉलर्स के साथ कुछ स्पेसिफिक सवाल है मेरी तरफ से, तो हम फायरसाइड चैट को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे जो बिलोंग करते हैं आईटीआई या पॉलिटेक्निक बैकग्राउंड से है। तो आपके हिसाब से जैसे अपनी फर्स्ट जॉब चूज करते वक्त कंफ्यूज होता है इंसान, लाइक विच जॉब आई शुड टेक ऑन। सो हाउ द हाउ एंड व्हाट शुड दे कीप इन माइंड, व्हाट शुड दे कीप ऑन फोकस ऑन, सैलरी, रोल या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, किस चीज पे फोकस करें एंड विच जॉब दे शुड टेक? Definitely. So, while choosing the first job, of course, salary is important. Everyone ultimately works for salary. But जब हम पहली जॉब चूज कर रहे होते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि फील्ड क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप कहीं पे एक चैट एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर सके, मे बी वो आपको 30,000 रुपए दे रहे हैं महीने का, और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप एक टेक्निकल फील्ड में काम कर सके, मे बी वो आपको स्टार्टिंग में 20,000 ही दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप
आईटी फील्ड में अगर आप जाओ, मतलब टेक्निकल फील्ड में आप जाओगे, तो आपको पता है कि ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, रादर देन चूजिंग कि अगर आप जब एक चैट एग्जीक्यूटिव की तरह काम करोगे तो स्टार्टिंग में आपको अच्छा मिलेगा, बट देन वहां पे आपको सीखने का कम है, ग्रोथ कम मिलेगी, अल्टीमेटली धीरे धीरे ग्रोथ होगी। तो ये डिपेंड करता है उस टाइम पे कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि चैट एग्जीक्यूटिव की जॉब बुरी है, मतलब आपका चॉइस क्या है, आपको टेक्निकल ज्यादा अच्छा लगता है या फिर आपको नॉर्मल ऑपरेशंस ज्यादा अच्छे लगते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट पहली जॉब ऐसी होनी चाहिए जहां आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो रादर देन शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग आप डेफिनेटली पैसे इंपॉर्टेंट हैं और होने भी चाहिए, बस आपको ये देखना है कि आपको 2 साल बाद क्या ग्रोथ मिल रही है, इतना बस आप समझ के रखोगे तो आप मेहनत भी अकॉर्डिंगली करोगे और वो हो जाएगा अल्टीमेटली। 2 साल बाद कोई फर्क नहीं आएगा आपकी सैलरी में, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच अनुषी फॉर द वंडरफुल एडवाइस। समटाइम्स बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस चीज पे हम फोकस करें। So patience and hard work and definitely learning more skills and updating ourselves is one of the important things. So moving on to my next question, Anushi. आप एक टेक्निकल प्रोफेशनल है जिन्होंने बिजनेस साइड को भी समझा है। सो स्कॉलर्स जो स्टेम बैकग्राउंड से है, बिकॉज दीज स्कॉलर्स आर फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, ड्रॉट्समैन। सो वो अपने टेक्निकल स्किल के साथ कम्युनिकेशन, टीम वर्क जैसे सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप करें? डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर देम? डेफिनेटली अभी सारे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, सब लोग मतलब एक ही सिमिलर कॉलेज में है, सब लोग साथ में बैठे हुए हैं, तो आई थिंक अभी बेस्ट टाइम होता है टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। मतलब जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि हर इंसान के पास एक यूनिक चीज होती है ऑफर करने के लिए, कभी भी दो लोग सिमिलर नहीं होते हैं। तो अगर हो सकता है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है तो किसी की मैथ्स अच्छी होगी या किसी का टेक्निकल साइड अच्छा होगा। तो बेस्ट एडवाइस अभी यही है कि आप लोग कॉलेज में हो, आप लोग जहां पे भी पढ़ रहे हो, आप 1 घंटा निकालो या व्हाट्सएप ग्रुप बना लो या इकट्ठे हो जाओ, फिजिकली इकट्ठे हो जाओ और डिस्कस करो। डेली का एक पॉइंट बना लो कि आज अच्छा, आज आज जैसे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, तो आप वो 1 घंटा, फॉर एग्जाम्पल वो 1 घंटा फिर आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही बात करो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है आप उस लैंग्वेज में बात करो, एंड देन सबको मोटिवेट भी करो आसपास। किसी का किसी का मजाक मत उड़ाओ, कोई नहीं भी समझ पा रहा है, इट्स ओके, उसको गलत बोलने दो और धीरे धीरे वो इंसान इंप्रूव करेगा। एक दूसरे को मोटिवेट करो, कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, तो इसमें सबका बेनिफिट होता है। कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आप भी उसके साथ ग्रो करते हो। सो यही एडवाइस है कि आप टीम वर्क ग्रुप्स बना के करो, जीडीज करो, ग्रुप डिस्कशंस करो, और जो भी टॉपिक पे आप पूरे ग्रुप में डिस्कस कर लो कि लेट्स से कि 1 वीक का प्लान ये है, डेली डेली हम एक ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड देन जो भी उस चीज में अच्छा है वो वॉलंटियर कर सकता है और वो एक्सप्लेन कर सकता है वो टॉपिक। Thank you so much, Anushi. Moving on to my next question. करियर के शुरुआत में आपने कई बार रिजेक्शन या फेलियर हमारे कॉमन होता है, तो चाहे वो इंटरव्यू हो या कोई प्रोजेक्ट हो, समटाइम्स वी ट्राई टू ओवरकम द बैरियर कि यार मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, और वी आर कॉट इन टू दैट प्रेशराइज्ड ग्लिच। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए स्कॉलर्स जो अपना डेली रूटीन, सॉरी, हाँ, डेली रूटीन है वो कैसे बना सकते हैं? ओके, सो बेसिकली इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन राइट, कि मतलब अगर फेलियर भी हो रहे हैं तो भी उसको डेली लाइफ में कैसे इम्पैक्ट नहीं होने देना और मोटिवेटेड रहना है टू राइट, स्टिल राइट। गो ऑन। सो ऑफ कोर्स फेलियर तो सबके साथ ही होते हैं, मतलब हम कभी कभी हमारे में भी एग्जाम खराब हो जाए, एग्जाम में फेल हो जाए, मतलब बचपन से लेके बड़े तक, आई थिंक बुढ़ापे तक फेलियर्स तो होने ही वाले हैं। बच्चों का रहता है कि एग्जाम, मतलब कोई छोटे लेवल का एग्जाम खराब हुआ, हमारा रहता है बड़े लेवल का खराब हुआ, इंटरव्यू खराब हुआ, प्रोजेक्ट खराब हुआ। सो फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये समझ जितनी जल्दी आ जाएगा शायद उतना ही ठीक है। और कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब हो गए, लेट्स से कोई काम खराब हो गया, अब अगर हम उसको लेके बैठ जाएंगे तो बाकी काम भी खराब ही होंगे। सो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट रादर देन जस्ट सेइंग इट, बट उसको मूव ऑन करना ही पड़ता है। मतलब आप आपका एक चीज खराब हो गया, आप एनालाइज कर लो, आप बैठ जाओ, आप देखो 2 घंटे की ओके क्या खराब हुआ, मैंने कहाँ गलत किया। कभी कभी हम अपने 100 भी दे देते हैं फिर भी चीजें खराब हो जाती हैं, बट इट्स ओके। सो या बेसिकली
लाइक आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि आपका एक इंटरव्यू खराब हो गया, तो अब आप उसको एनालाइज कर लो कि कहाँ क्या गलत हो गया। मे बी आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए, आपको लगा कि आपको नहीं आता था वो, सो जस्ट आप एनालाइज कर लो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड देन राइट इट डाउन या याद कर लो कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है, एंड देन वर्क ऑन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। सो ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंटरव्यू मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, थोड़ा टाइम लेके मिलेगा, बट मिलेगा। एंड देन जस्ट जस्ट बी पॉजिटिव अराउंड इट। हमेशा एट द एंड मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आप मेहनत करोगे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिली, या मे भी देर से मिले। अगर कुछ इकोनॉमिकली रिसेशन चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग जाए, बट मिलती जरूर है अगर आप मेहनत करते हो। Thank you so much, Anushi. Moving on to my next question. Technology, like it's very changing very fast, right? Uh, आप अपने पर्सनली नए स्किल्स और टूल्स सीखने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करती है, और स्कॉलर्स ऐसी इसी अपनी डेली रूटीन में कैसे बना सकते हैं? राइट। हाँ, जैसे कि लाइक मैं आईटी, मतलब आईटी क्या, मेरे और भी फ्रेंड्स अलग फील्ड में है। हर फील्ड में यही है कि लर्निंग कर्व एट दी एंड है। मतलब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमने इतनी पढ़ाई कर ली बस अब ये इनफ है। कोई भी फील्ड ले लो आप, सीए ले लो, मैकेनिकल ले लो, हर जगह टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती हैं, नए रूल्स आते रहते हैं और हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यूजुअली मैं मेरे मेंटर्स हैं, मतलब कलीग्स होते हैं, उन्हें अगर कोई टॉपिक आता होता है तो वही डिस्कशन करके सबसे अच्छा समझ आता है कि किसी को कोई टॉपिक आता है। जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड के, मुझे इतना फाइनेंस समझ नहीं आता है, तो मेरे कलीग हैं एक, वो एमबीए फाइनेंस से हैं, तो यूजुअली ही हेल्प मी अ लॉट, और जो भी टेक्निकल साइड होता है मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसे ही मेंटर से बाकी चैट जीपीटी इज देयर, जेमिनाई इज देयर। अब तो मतलब पढ़ने का मतलब कोई अब आज कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज समझा दी जाती है। देर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस, सारी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी दोनों, जिसमें आपको समझ आ जाए। तो यही सारे हैं, यूट्यूब, चैट जीपीटी, जेमिनाई और कलीग्स, मेंटर्स, इन सब से ही मैं सीखती हूँ जो भी नया है। और सीखना सबको पड़ता है, मतलब इट्स नेवर एंडिंग। सो Yeah, thank you so much, Anushi, for pinning out कि सीखना सबको ही पड़ता है. It's an non-ending process. We have to continuously learn in our life. Yeah. तो moving on to my next question. आपको complex problem solve करना पसंद है, तो scholars अपने प्रोजेक्ट्स में या इंटर्नशिप में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं? कोई आप पर्सनल एग्जांपल शेयर कर पाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा. डेफिनेटली यस। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा होता है कि मतलब कॉम्प्लेक्स, नॉन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? लेट्स से कि आपकी डेली टू डेली लाइफ है। अब फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब आपके घर लेट्स से कि पैकेट वाला दूध आता है, और आप मतलब बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डेली लाइफ में आप अपनी लाइफ इजी कैसे कर रहे हो, आप उसको ऑटोमेट कैसे कर रहे हो कि आपको वहां ना जाना पड़े और वो काम हो जाए, आपका टाइम सेव हो जाए। इसको ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं कि टाइम एंड मनी आर द टू फैक्टर्स जो बस मतलब सॉल्व हो जाए। किसी बिजनेस के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स से कि आपके घर दूध वाला पैकेट आता है, पैकेट वाला दूध आता है, और आपको सुबह वो बेल बजाता है, आपकी नींद खराब होती है, आप उठ के जाते हो, फिर लेते हो। सो इंस्टेड आप ये भी कर सकते हो कि वहां पे आप कुछ रख दो या फिर एक पॉलिथीन डाल दो, और वो जो भी देने डिलीवर करने आ रहे हैं वो उसमें डाल दे, एंड देन आपको वहां फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। मे बी अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप करते रह सकते हो, आप मीटिंग में हो तो भी आपको उठना नहीं पड़ेगा, वो बेल नहीं बजाएगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट दिस इज हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट्स। मतलब डेली की लाइफ में आपको जो इश्यूज आ रहे हैं, माइंडसेट ऐसा रखो कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, रादर देन लिविंग विद इट कि नहीं चलो चल रहा है ठीक है। मतलब ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप ये देखो कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में कुछ इशू आता है, किसी की कॉल आ रही है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम देखते हैं ना कि क्या इशू आ रहा है, हम उसको टेक्निकली सेटिंग्स में जाते हैं, चेक करते हैं। ऐसे ही अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में कि हर चीज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो गया है। अब जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रही हूँ, जो मतलब सॉल्व करते हैं, वो यूजुअली मेरी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल की यूजुअली बिजनेसेस ऐसी प्रॉब्लम्स ही आती हैं हमारे पास कि सर्टेन फैक्टर की वजह से हमारा सेल कम हो गया, या फिर इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो उन
उस तरीके की प्रॉब्लम्स फिर वो बहुत टेक्निकली हमें डीप डाइव करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, किस वजह से ये सॉल्व हो रहा है। मे बी उनका कुछ टेक्निकली वेबसाइट ब्रोकन है या वो लिंक ब्रोकन है, वो फिर बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। बट होता यही है कि प्रॉब्लम क्या है, कि कोई इंसान हमारे पास क्यों आएगा। लेट्स से मैं आपके पास आ रही हूँ, तो मेरा पेन पॉइंट क्या है, मतलब मुझे दिक्कत हो क्यों रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सॉल्यूशन दे पाओगे। तो ये माइंडसेट कि सॉल्व कैसे करना है और इश्यूज समझने और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू सो मच अनुषी फॉर फोकसिंग ऑन माइंडसेट कितनी बड़ी चीज है, और मेकिंग अ माइंडसेट एंड देन relating it to the habit, developing our habits and getting the final result is very important. Right. Thank you so much for this. So again, coming on to my next question, what is one habit or routine that has significantly improved your work-life balance? आपने अपने work-life balance को improve करने के लिए कौन सी एक ऐसी habit जो आपने incorporate की है अपनी daily life में, so that it can help our scholars also to get motivated, because I don't want them to stand behind. I don't want them to move ahead. डेफिनेटली। एंड सो लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत सारी बातें करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस आप बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हो प्रोडक्टिविटी से। मतलब अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो तो आप सिर्फ काम कर रहे हो, और अगर आप 2 घंटे लेट से आप टीवी देख रहे हो या आप इंस्टा चला रहे हो तो 2 घंटे सिर्फ आप वही कर रहे हो। मतलब जो काम आप जहां प्रेजेंट हो बस आप वही करो, तो लाइक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली लीड्स टू वर्क लाइफ बैलेंस। अब मेरा काम अगर मुझे मेरा काम यूजुअली 8-9 घंटे का रहता है, तो अगर अब मैं 8-9 घंटे में वो काम नहीं कर रही हूँ ठीक से, तो ऑफकोर्स वो 14 घंटे या 12 घंटे स्ट्रेच होगा, क्योंकि काम तो करना ही है। अब उसको मैं कितनी फोकस से कर रही हूँ उस पर डिपेंड करता है। सो प्रोडक्टिविटी इज वन थिंग, मतलब जो कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करके उसको फटाफट निपटा दो। मतलब प्रायोरिटाइज कर लो कि अच्छा लेट्स से कि मेरा असाइनमेंट कुछ पेंडिंग है, कॉलेज के स्टूडेंट से तो हमारा असाइनमेंट भी होता होगा और वाइवा भी है, तो अगर असाइनमेंट की डेडलाइन कल की है तो ऑफकोर्स असाइनमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसको पूरा फोकस करके जस्ट सेट अ रियलिस्टिक डेडलाइन कि ये 4 घंटे में हो जाएगा, तो पूरा फोकस से 4 घंटे में करके उसको रैप अप कर दिया एंड देन वाइवा के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। तो वही डेडलाइन सेट करनी है, फोकस से काम करना है, एंड देन इट इवेंचुअली लीड्स टू वर्क लाइफ बैलेंस। आप दिन भर वो सोचते रहोगे कि यार ये काम है ये काम है और कर नहीं रहे हो, तो फिर वो स्ट्रेच ही होगा, फिर तो 24 घंटे भी कम ही पड़ते हैं। तो फोकस करके काम करना है जो भी करना है वैसा। Okay, then thank you so much for the wonderful advice, Anushi. Moving on to my next question. If you could go back in time, अगर आप एक पिछले टाइम में पीछे चले जाते हैं, तो एक क्रूशियल एडवाइस जो आप अपने आप को देगी एज अ स्टेम स्टूडेंट, वो क्या होगी? राइट, आई थिंक कनेक्शंस, मेंटरशिप, मतलब हमें सीख करनी चाहिए, हमें हेल्प मांग लेनी चाहिए। हमें लगता है कि हम हेल्प मांगेंगे तो क्या होगा, मे बी सामने वाला मना कर दे, बट क्या होगा, मना ही तो करेगा, मतलब वो आपको कुछ और क्या ही बोल देगा। तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, मतलब किसी से भी। लेट्स से कि आज इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन हो, आप मतलब आप लेट्स से आपको मेरा लिंक्डइन मिलता है और आप हिचकिचा रहे हो कि यार मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, आप पूछ लो, क्या ही होगा, हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि इंसान रिप्लाई कर देता है, मे बी वो बिजी हो, 2 दिन बाद कर दे, बट वो कर देता है। तो एक एडवाइस जो मैं सबको देना चाहूंगी, और मैंने वो अपने टाइम पे नहीं ली थी, कि हेल्प मांग लो। हेल्प मांगने से आप ना छोटे हो जाओगे ना, और उसको दिल पे मत लो, अगर कोई नहीं कर पा रहा है उसकी भी कोई मजबूरी होगी, तो बट मांग लो। बिकॉज इतनी सारी चीजें बन जाती हैं जब आप मांगना, मतलब आप बोलते हो कि मे बी लेट्स से कि आपको कोई जॉब अच्छी लगी और आपको वहां रेफरल चाहिए, तो आप मांग लो। आप मतलब हिचकिचाओ मत, रैंडमली स्ट्रेंजर्स को रीच आउट करो, अपने दोस्तों को रीच आउट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जस्ट आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, क्वेश्चंस, रेफरल्स, या लाइक जस्ट सो आस्क। दैट्स हाउ मेंटर्स बनेंगे आपके, दैट्स हाउ आपके कनेक्शंस बनेंगे। कभी किसी ने आपकी हेल्प की होगी तो आप भी कभी करोगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही एक कम्युनिटी बिल्ड होती है। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए ही हैं। दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन। एकदम अकेले अकेले आगे बढ़ने वाली अप्रोच नहीं फॉलो करनी चाहिए। That's really bang on advice, Anushi, because
लाइफ में मेंटोर कैन नॉट बी समवन हु इज जस्ट टीचिंग यू, दैट कैन बी एनीवन, दैट कैन बी योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स और यंगर टू यू एज वेल। आपसे छोटे भी हो सकते हैं, तो किसी से हेल्प मांगना वो कम, क्या कहते हैं उसको, आप अपने आप को कोई कम नहीं आंक सकते हो। आप अपने आप को हेल्प मांग रहे हो तो आप अपने आप को वो बता सकते हो कि हाँ मैं इन नीड हूँ और मुझे जरूरत है आपकी मदद की, और हो सकता है वो आपके लिए बहुत अच्छा भी हो आगे राइट, जाके। राइट, यस, यस, एडवाइसेस ऑफ आपके कोर्स, लिए। हाँ। So, Anushi, now I'll move on to my last question, which is a technical question. जैसे हमारी बच्चियां सारी आईटीआई से है और आप कंप्यूटर्स और रिलेटेड ओरेकल में जैसे मैनेजर की जॉब करते हो, तो इन लोगों ने कौन सा कोर्स करना चाहिए, या ऐसे कोई स्टेप फॉरवर्ड कि अच्छा अभी डिमांड में ये है? क्योंकि ये बच्चियां आईटीआई से, आईटीआई के बाद शायद पॉलिटेक्निक करेंगी और कुछ बच्चियां पॉलिटेक्निक से भी है, तो आगे इन्होंने कैसे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए या किस पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास कोपा फील्ड वाले काफी बच्चियां हैं इस सेशन में, तो ओके। या कोपा फील्ड इज इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर ऑपरेटर पर्सनल ओके, असिस्टेंट। ओके, गॉट इट। सो कंप्यूटर फील्ड या फिर कोई भी ऐसी फील्ड जिस मतलब आईटी फील्ड, कंप्यूटर फील्ड, इसमें बहुत मतलब ये बहुत बड़ा रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोलेगा कि आपको ये आना चाहिए तभी आप आईटी में जाओगे, कंप्यूटर में जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी फील्ड है हर तरीके के काम है वहां पे। सो आप जब एक कोर्स चूज कर रहे हो तो अब एज अ फ्रेशर क्या होता है कि आपने सब कुछ ही पढ़ा होता है। लेट्स से आपको कॉलेज में सर्टेन सब्जेक्ट्स होंगे आपके, 5-6 सब्जेक्ट जो भी आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप सब कुछ ही पढ़ोगे। अब उसमें से ऐसा हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगे, जो ज्यादा अच्छा लगे, हाँ, आप उस पर फोकस कर सकते हो, उस डायरेक्शन में जा सकते हो, फिर आप उसी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो जो उसी से रिलेटेड से कि आपको एआई बहुत अच्छा लगता है, मतलब एआई का आपका कोर्स लगा, मशीन लर्निंग का, और आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप फिर उन्हीं कंपनीज को टारगेट कर सकते हो एज अ फ्रेशर भी, जहां पे एमएल में काम होता है। पर गिवन कि आपने उस पर बहुत मेहनत करी है, मतलब आपने वो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा था तो आपने उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने आप वो इंटरव्यू वालों को दिखाओगे, कंपनी वालों को, कि मैंने इतनी मेहनत ऑलरेडी करी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। सो वो उनको दिखना चाहिए कि आपने करा है, आपको नॉलेज है, तो वो लेंगे आपको, एंड देन आपका करियर ऐसे स्टार्ट होगा। एक तरीका तो ये है कि आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज करो, उस पर मेहनत करो एंड उसी डायरेक्शन में जाओ। दूसरा तरीका है कि मे बी कॉलेज कैसा होता है कि बहुत आपको इतना समझता नहीं है कि आपको एक्चुअली किस सब्जेक्ट, मतलब सारे ही सब्जेक्ट से पढ़ने हैं तो पढ़ रहे हैं टाइप्स, बट आप ठीक है, आपको सब समझ आता है, आप एक नॉर्मल मतलब आप पढ़ लेते हो, वैसा है, तो आपको पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। उस केस में क्या करना चाहिए कि आप एक जैसे जो फ्रेशर फ्रेशर से एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो किसी एक फील्ड में उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की हो, तो आप जनरल कंपनीज में चले जाओ। अब फ्रेशर को जब हायर करते हैं तो ऐसा वो बस बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड और नॉर्मली टेक्निकल क्वेश्चन कोडिंग के जो बेसिक होते हैं, तो आप वैसे उसमें चले जाओ कि आप जो ये इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, बहुत कंपनीज है, मतलब अनलिमिटेड कंपनीज है इंडिया में जो फ्रेशर्स हायरिंग करती हैं, वो आपको ट्रेन भी करेंगे। जैसे मैंने भी जब इन्फोसिस में ज्वाइन किया था तो मेरी 6 मंथ्स ट्रेनिंग हुई थी, तो वो आपको ट्रेन भी करेंगे एंड देन आपको प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय करेंगे। तो अगर आपको पता है आपको क्या करना है तो आप उस डायरेक्शन में चले जाओ। अगर आपको नहीं आइडिया है, आपने बस पढ़ाई करी है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हो आप, तो आप जनरल इंटरव्यूज दे दो, मतलब एज अ फ्रेशर आपकी हायरिंग हो जाएगी, और फिर जब आप एक बार पहुंचोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि ओके मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है। तब सिस्टम में आपको समझ आता है 1.5-2 साल में कि ओके ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच अनुषी, बट टेकिंग ऑन टू योर क्वेश्चन, क्योंकि आपने इंटरव्यू के बारे में मेंशन किया, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। सो इंटरव्यू के टाइम, जैसे ये इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो व्हाट दे शुड कीप इन माइंड, हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर द पर्टिकुलर जॉब, बिकॉज इंटरव्यूज भी जॉब पे डिपेंडेंट होती है, लाइक द जॉब प्रोफाइल विच इज आस्क्ड, तो इन्होंने ये शॉर्टलिस्ट कैसे करना है एंड आगे फिर उस चीज के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि जस्ट शेड फ्यू ऑफ द फ्यू लाइट ऑन। डेफिनेटली यस। सो मुझे मतलब मेनली मैं अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बता पाऊंगी। सो वहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस थी, जैसे यहाँ पे भी कुछ बच्चे इलेक्ट्रिकल होंगे, कुछ कंप्यूटर, वैसे ही हम लोग के मैकेनिकल सिविल सब थे। तो जो ये जनरल आप जब एज अ फ्रेशर बैठते हो ना, तो फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, वो ब्रांच नहीं मांगते, वो बस बोलते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या फिर एमसीए या फिर पॉलिटेक्निक, ये बैकग्राउंड अगर है तो आप
एक रिटन एग्जाम, बेसिकली इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, मोस्टली कंपनीज में पहला एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसे करनी होती है, बेसिक ही पूछते हैं, ऐसा बहुत कुछ वैसा नहीं पूछते हैं। सो ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो, एमकैट है, गीक्स फॉर गीक्स है, यहाँ पे हर कंपनी वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो यह ऐसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। सो पहला स्टेप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना ही होता है। मोस्टली 1 घंटे का होता है, उससे ज्यादा होता भी नहीं है, एंड इट्स वेरी बेसिक अगर आप प्रैक्टिस करते हो। तो अगर आपने 10 मॉक भी लगा लिए तो आप इजिली उसको क्रैक कर लोगे। सेकेंड पार्ट आता है इंटरव्यू क्रैक करना। अब जैसा आपने बोला कि जॉब प्रोफाइल पे इंटरव्यू बेसिक होता है, तो अब जब आप फ्रेशर हायर कर रहे हो तो इतना वो टेक्निकल आपसे पूछते नहीं है। मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच भी उन्होंने इग्नोर कर दी है कि आप कोई भी ब्रांच के हो, तो वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको बहुत कुछ आता हो। आप वो बस इतना टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है, आपको कितना इन जनरल नॉलेज है। जैसे वो आपसे रैंडमली मे बी 5G पे डिस्कशन कर लेंगे, या फिर इन जनरल जो भी हमारे अराउंड हो रहा है उस पर डिस्कशन हो जाता है। तो इंटरव्यूज बहुत यू नो लाइट होते हैं, ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल नहीं पूछते हैं वो लोग, बट वो आपकी क्यूरियोसिटी देखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन। सो चाहते हुए ना चाहते हुए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें एटलीस्ट हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज रख सके। मेनली क्योंकि क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, यूजुअली इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो आप एटलीस्ट बेसिक कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर पाए, इतना एक्सपेक्टेशंस होती है इन कंपनीज की, क्योंकि इनके क्लाइंट्स बाहर के होते हैं। सो आप एप्टी पे फोकस कर सकते हो, और आप कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, बट बेसिक आप समझ पाओ और बोल पाओ इतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो ये वाले फ्रेशर्स वाले इंटरव्यूज होते हैं आप इजीली क्रैक कर लोगे। तो ये एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन आर टू थिंग्स जो आपको फोकस करने चाहिए एज अ फ्रेशर। थैंक यू वेरी मच अनुश्री फॉर दिस एप्ट एडवाइस की आप एप्टीट्यूड टेस्ट काफी सॉल्व करना होता है एंड देन यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। जो वेबसाइट्स आपने मेंशन की थी या साइट्स मेंशन की थी, क्या वो प्लीज आप चैट बॉक्स पे डाल देंगे? बिल्कुल श्योर। सो गर्ल्स, आपके लिए सबके लिए जो वेबसाइट मैम ने मेंशन की है वो चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, आप इस पे जा सकते हैं। आपके फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ कोर्सेज हो, सॉरी कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आप वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंपनी जॉब यू कैन गेट ऑन। So let's move on to our end. We'll open the floor for the audience questions. So scholars, आप अपने सवाल चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। डोंट फील शाय, मैम इज वेरी ओपन। सो बट आपके सवाल फोकस रहे, ताकि शॉर्ट और फोकस्ड रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कॉलर्स को चांस भी मिले। आप लोग चैट में भी लिख सकते हो अगर आप बोलना नहीं चाहते हो तो, और आप पूछ लो कुछ भी। लाइक आई या सेड कि आप कभी भी हेल्प मांग सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप कोई भी सवाल कर सकते हो मैम से। Vanilla, now I'll start calling out the names. Vanilla, do you have any question? किसी का कोई सवाल होगा तो आप आके पूछ सकते हो। श्वेता। There are no questions, ma'am. ओके मैम। एनीवन एल्स? यू कैन आस्क क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन। सी आपके अपने लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको आपको बढ़ावा देने के लिए ही हमने क्वेश्चन राउंड ओपन किया है। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। Vanilla, do you have any question? No, ma'am, not it. Okay.
Okay, so I think I have one question here, which was messaged to me. I think someone, Drop the text. yeah, being in ITI, can we dream to be hired in MNC like Oracle, Google, or Amazon? Wow, that's a great question. एक्चुअली बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने. सो यस ऑफ कोर्स, कोई लिमिट नहीं होती. गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट सब कंपनीज हैं. कुछ ये सब हमारे दिमाग बनाता है कि ये कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है. सो यस, आप टारगेट कर सकते हो. बस एक ये है कि हो सकता है एज अ फ्रेशर डिफिकल्ट हो, वो भी मतलब आप क्रैक कर सकते हो, बट उनकी प्रोसेस ऐसी रहती है कि वो फ्रेशर उठाते नहीं है जल्दी. मतलब अब ये वाली कंपनीज को थोड़े एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं. तो आप जैसे इंडस्ट्री में आपने काम कर लिया 5-6 साल, तो 5-6 साल भी ज्यादा बोल दिया मैंने, मे बी आपने 3-4 साल या 2-3 साल भी कर लिया और आपको एक्सपीरियंस आ गया, तो डेफिनेटली ये कंपनीज आपको हायर करती हैं. आपका स्किल सेट कैसा है, आपका टेक्निकल साइड कैसा है, फंक्शनल साइड कैसा है, आप अप्लाई कर सकते हो. और नॉर्मल इंटरव्यूज रहते हैं. जैसे आप जैसे कोई भी कंपनी हो, आपको कंपनी नहीं देखनी है कि कंपनी क्या है, आपको बस ये देखना है आपका स्किल सेट क्या है और आप काम क्या करने वाले हो. एक ये बहुत रहता है लोगों को कि मतलब मुझे भी था एक टाइम पे, बट अब अगर इस टाइम पे मेरे से कोई पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो और आप कितना उसमें यू आर ट्रू टू योर सेल्फ एंड कितना सच्चाई से काम कर रहे हो, वो मैटर करता है. तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, आप ड्रीम कर सकते हो और आपका हो भी जाएगा. एट द एंड मे बी एज अ फ्रेशर थोड़ा डिफिकल्ट हो. बस एक एडवाइस है आपको, जब पहली जॉब मिलती है ना, कंपनी मत देखो कि ये, कभी भी ऐसे मत सोचना कि ये कंपनी में मेरे को नहीं जाना. ले लो जो जॉब मिल रही है, जहां सीखने को मिल रहा है, जहां थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं कि सर्वाइव हो जाओगे, जॉब ले लो. धीरे धीरे फिर अपने टारगेट कंपनीज की तरफ बढ़ो, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल अचीव इट. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. Anushi, I think we also have another question. Yeah. Yeah. Recently, I have joined as an ITI instructor in this institute, ma'am. Okay. That's great, Vanila. So, do you have any follow-up question for ma'am? Okay, there is one question that has been texted to me on Okay. WhatsApp. Yeah. So, how do you balance the pressures of the demanding career with personal life and your overall well-being? राइट, वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड या एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दैट. सो जिसका भी ये क्वेश्चन है, हाँ बहुत मतलब इजी नहीं होता है किसी भी, मतलब आईटी फील्ड भी, कोई भी फील्ड हो, आप एक प्रोफेसर हो, आप कुछ भी हो, नहीं इजी होता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना. बट मतलब इवेंचुअली वही एक, आई थिंक वी डिस्कस्ड की प्रोडक्टिविटी इज वन थिंग. तो जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उसमें अच्छे कैसे बनोगे, वही रिपीटेटिवली करके, मतलब लाइक अगर आप एक सर्टेन फील्ड में हो, तो आप विद टाइम आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप एक्सपर्ट बनते जाते हो उस फील्ड के. तो लाइक बेसिकली प्रोडक्टिविटी पे फोकस करके लाइक यू कैन बी एन एक्सपर्ट. जब आप धीरे धीरे फोकस के साथ काम करने लग जाते हो, तो ज्यादा मतलब जैसे जैसे एक तो आप करियर में बढ़ोगे तब, और जैसे जैसे फोकस इंप्रूव होगा, तो जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो आप 2 घंटे में करने लग जाओगे. सो आप वो 2 घंटे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, आपकी जो भी हॉबी है कर सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर आपको करना है आप कर सकते हो. सो दिस इज द वे कि ये इजी तो कभी नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप हर दिन 8 घंटे ही काम कर रहे होगे. कभी होगा कि आप 10 घंटे कर रहे होगे, कभी होगा कि 4 घंटे कर रहे होगे. हर जॉब में ऐसे ही होता है. बैंक की जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सम डेज बहुत ज्यादा लोड होता है, कभी कभी कम होता है. तो ऐसे ही उसको बैलेंस करना है. मतलब डिमांड हमेशा होगी, नो बोलना भी सीखना है. जहां बोलना है वहां नो बोलना है, जहां आप काम कर सकते हो करना है. डरना नहीं है किसी से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपना पॉइंट रखना है. कभी भी आप या लाइक पुट योर पॉइंट एंड देन इट विल बी फाइन. यस. I think there are two more questions. Yeah. या. Okay, continuing that, recently I have joined as an ITI instructor in this institute. After this field, what should be our next move, like a job or any other studies? Okay. So ITI field के बाद, so there are definitely jobs after ITI field also.
यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे यू हैव टू मेक अ चॉइस, मतलब ऐसा होगा कि लेट्स से कि आप कर सकते हो पढ़ाई, और मतलब आपके पास रिसोर्सेस है और आपको किसी को सपोर्ट नहीं करना है फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली, और आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, यू हैव एम्पल रिसोर्सेस, तो आप कर लो, मतलब आप पढ़ाई कर लो, आप आगे एक डिग्री ले लो, लाइक अगर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो वेल एंड गुड, आप बीसीए कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। सो ये अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको आप अभी नहीं कर सकते हो, अभी आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपको सपोर्ट करना है किसी भी तरीके से, तो आप एक जॉब ले लो। देर आर जॉब्स, हर तरीके की जॉब है अभी। इंडिया में भी ये बदलने लग गया है कि आपको एक जॉब के लिए एक डिग्री चाहिए, आपको स्किल चाहिए और एक नॉर्मल लेवल की डिग्री चाहिए, और आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप जॉब ले लो, आप सपोर्ट करो जहां आपको सपोर्ट करना है, एंड थोड़ा मे बी 3-4 साल बाद पढ़ाई कर लो। पढ़ाई की कोई एज नहीं है, देर इज नो लिमिट ऑन एनी कोर्स इन इंडिया कि आप ये तब कर सकते हो, आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो इसको आपको इस तरीके से इवेल्युएट करना है कि आपके पास है रिसोर्सेस, तो आप कर लो जॉब, आप कर लो पढ़ाई, नहीं है रिसोर्सेस, आपको सपोर्ट करना है, तो आप जॉब कर लो। Right, definitely, it's the. I mean, that's the path everyone should follow actually. यस। Also, we have one more question from Vasantha Labudya. She says, "Ma'am, namaste. Career gap होने वाला है. So, how to build confidence and skill?" ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो करियर गैप, यस, वेरी वैलिड, करियर गैप किसी भी रीजन से हो सकता है। कभी कभी हम लोग वॉलंटियरली ले लेते हैं कि इतना, मतलब ठीक है, बहुत साल काम कर लिए, लेट्स लेट्स टेक अ करियर गैप ऑफ 3-4-6, जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा भी। एक तो पहली चीज की है, इसमें कुछ गलत नहीं होता है, इसमें कुछ बुरा नहीं होता है। लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसा बनाया हुआ है कि करियर गैप्स आर वेरी, यू नो, आर नॉट नॉर्मल, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपके अंदर स्किल नहीं है, जो भी है, बहुत कुछ है। ये सब कुछ बकवास है। मतलब आप करियर गैप ले सकते हो और उसके बाद भी एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। आप बस अपना एक तो कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपने वो किसी भी रीजन से लिया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमें बस मूड आया और हमने बोला कि नहीं अब नौकरी नहीं करनी है, हम घर बैठ के, कुछ रीजन रहा होगा, वो मेंटल स्टेट हो सकती है, फिजिकल रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, या बस ठीक है हम ओवरवेल में, हमें ब्रेक लेना है। तो ये आपने मर्जी से लिया है, तो कॉन्फिडेंस लूज होने की तो जरूरत नहीं है। आपको इतना होना चाहिए कि हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। एनी वन आस्क कि भाई करियर गैप हो गया है, तो जस्ट से कि यस आई टुक अ करियर गैप बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। मतलब आपको वो सामने वाले को दिखाना है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। इंडिया में ही ये नोशन है कि करियर गैप इज नॉट गुड। बाहर सब लोग लेते हैं, बाहर 1 साल 2 साल, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में सब लेते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। इंडिया में भी हो रहा है, पहले से बहुत चीजें बेटर हो गई हैं, तो आप करियर गैप को कोई इतना माइंड नहीं करता। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अगेन, वनीता, वसंता, एक ही चीज है कि आपको पढ़ते रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि करियर गैप भी है तो आप बिल्कुल ही, मतलब आप डेली 1 घंटा पढ़ लो, जो भी आपको लगता है आपकी फील्ड का है, जो भी आपको पसंद है वो कर लो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, और नेक्स्ट स्टेप जब आप इंटरव्यू दोगे तो वो भी हेल्प हो जाएगी उसमें, वैसा। I hope that answers your question, Vasantha. या अगर किसी के पास और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. We have still like 2-3 minutes to take one or two questions. Thank you, Vasantha. थैंक यू। Okay. So, ठीक है. I would just like to add one more point to Anushi's, Vasantha. Even if you have career gap, if you are able to justify it, for example, आप, even if you, like, I know that you are a mother and you have to, she had to cater her kids. So, that also is an experience, you know, how you, आपने कैसे उनका टाइम डिवाइड किया हुआ है, कैसे उनके खाने पीने का टाइम डिवाइड हुआ है, दैट शोज यू हाउ यू डू द टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू manage your own work, how you manage your kids' entire time cycle, साथ साथ उनके स्कूल का. तो ये सारा भी चीज आप मेंशन कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो काउंट्स एज एन एक्सपीरियंस, बट द वे यू प्रेजेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारा एडवाइस सभी के लिए है. हाउ यू प्रेजेंट योर, यू नो, आपका करियर गैप अगर होता भी है, हाउ यू प्रेजेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो, career gap doesn't mean that you are doing nothing. It means that whatever you have done, you can count on that experience. So that can be time management, that can be reading, that can be, you know, career break for competitive exams. Everything is because you are accumulating knowledge. You're not wasting your time.
So yeah, that's how you can justify your career gap. Any more questions? किसी के पास और कोई सवाल है, आप पूछ सकते हो मैम से. Okay. Then we'll stop here. I would like to hand over to my colleague for the vote of thanks, and then we'll go with the further steps. Samyukta, over to you. Yeah, go on. अनुश्री जी, आपका सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग रहा. आपने हमें दिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक करियर पाथ नहीं बल्कि एक माइंडसेट है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग. स्कॉलर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन से मोटिवेशन के साथ प्रैक्टिकल गाइडेंस भी मिली होगी. आप सभी का धन्यवाद और एक स्पेशल थैंक्स टू अनुश्री जी फॉर शेयरिंग हर जर्नी विद सच ऑनेस्टी. मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नए स्पीकर के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग. थैंक यू.